हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है कोनॉर्मल पॉइंट्स। कोनॉर्मल पॉइंट्स देखिए आपको पैराबोला में भी हम पढ़ा चुके हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स, तो बहुत ही अच्छे से आपको वहाँ पे समझ में आया होगा। उसी से सिमिलर है, मिलता जुलता है कोनॉर्मल पॉइंट। देखेंगे क्या होता है और चलिए देखते हैं, धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या होता है कोनॉर्मल पॉइंट्स, कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे, इसका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा और इसका डेफिनेशन क्या होता है, इससे क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है, उसको धीरे धीरे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका एक एलिप्स हुआ, एलिप्स का वही इक्वेशन है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है x² + a² + y² / b² = 1। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का एक एलिप्स है। तो देखिए सबसे पहले कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होता है। आपको कोनॉर्मल पॉइंट्स को पढ़ने के लिए, आपको जानने के लिए आपको नॉर्मल्स का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये जो नॉर्मल्स आपको हम पढ़ा चुके हैं, इससे पहले हम आपको नॉर्मल्स पढ़ा चुके हैं, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, ये सब फॉर्म आपको नॉर्मल पढ़ा चुके हैं। तो ये और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का भी जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना उसके आपको कोनॉर्मल पॉइंट समझ में नहीं आएगा। और आपको हम पैराबोला में पूरा कोनॉर्मल पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से समझा चुके हैं, तो सेम टू सेम सिमिलर है, खाली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो अगर आप पैराबोला वाला कोनॉर्मल देखें तो आपको ये वाला मतलब कि पानी की तरह समझ में आ जाएगा, और नहीं देखें तो उसको एक बार पैराबोला वाला कोनॉर्मल जो वहाँ पे देख ले, उसके बाद इसको देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं ना। तो नॉर्मल कोनॉर्मल्स का ये सब का जानकारी आपको होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो देखिए कोनॉर्मल क्या होता है। एक कोई पॉइंट है यहाँ पे h, के, तो यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है कोनॉर्मल में कि किसी पॉइंट से एक एलिप्स के मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। कितने? तो 4 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट। मतलब किसी पॉइंट से मैक्सिमम 4 नॉर्मल, मतलब 4 से कम भी ड्रॉ किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हर पॉइंट से आप एलिप्स में 4 नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं ड्रॉ कर सकते। मैक्सिमम कितना ड्रॉ कर सकते हैं? तो 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे पॉइंट P लेते हैं h, के, और इसी पॉइंट से हम लोग 4 नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे, और वो चारों नॉर्मल जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगा इस एलिप्स के, उसी पॉइंट्स को बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो चलिए इंटरसेक्ट कराते हैं धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे हम 4 नॉर्मल यहाँ पे ले रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये चारों नॉर्मल जो है यहाँ पे सब में टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो चारों पॉइंट है A, B, C और D, और ये चारों पॉइंट है, यही चारों पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कोनॉर्मल पॉइंट्स बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे? पॉइंट A, B, C and D are known as कोनॉर्मल पॉइंट्स। कोनॉर्मल पॉइंट्स। तो यहाँ तो आपको समझ में आया होगा कि किसी एक पॉइंट से मैक्सिमम कितना नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, और चारों नॉर्मल्स जहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगा उस एलिप्स पे, तो यही पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? यही पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यही पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स। कोनॉर्मल पॉइंट्स, यही चारों पॉइंट्स को कोनॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं। जरूरी नहीं कि इसी तरह आपको सेम डिस्टेंस में है, ये नॉर्मल हो सकता है यहाँ जाके बनेगा, ये हो सकता है यहाँ जाके नॉर्मल बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, ये सब हो सकता है कंडीशन। हो सकता है यहाँ नॉर्मल ना बन के यहाँ नॉर्मल बने, ये वाला हो सकता है यहाँ ना के यहाँ बने, लेकिन मैक्सिमम एक किसी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो 4 ही नॉर्मल बन सकता है। ये आपको यहाँ तक आइडिया आ जाना चाहिए। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या रिजल्ट बन निकल के आता है आपको कोनॉर्मल पॉइंट से, वो रिजल्ट हम देखते हैं। आपको याद होगा कि पैराबोला में भी आपको कोनॉर्मल पढ़ाए थे, लेकिन वहाँ पे क्या कंडीशन था कि मैक्सिमम आप वहाँ पे 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते थे। कितने नॉर्मल? तो 3 नॉर्मल। तो पैराबोला में हम क्या पढ़ाएं आपको हम साइड में लिख देते हैं कि इन पैराबोला, ये जरूरी है आपको रिलेट करना। आपसे क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस कोनॉर्मल से, आपको अभी हम डायरेक्टली समझा देते हैं। इन पैराबोला देयर कैन बी मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट। खैर ये तो हम पैराबोला में आपको पढ़ाए ही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि पैराबोला से कितना नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं? 3 मैक्सिमम 3 से कम भी हो सकता है। एलिप्स से 4,
हाइपरबोला से कितना होगा, जब हमको हाइपरबोला का कोण नॉर्मल पढ़ाएंगे वहाँ पे आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि मैक्सिमम, मान लीजिए आपको 3 नॉर्मल दे दे, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम विच कर्व, फ्रॉम विच कर्व, तो कौन सा कर्व, तो आपको ऑप्शन में ऐसे रहेगा एलिप्स, बी में पैराबोला, सी में आपको लगा हाइपरबोला और डी में आपको दे दिया सर्किल। या तो फिर आपको दे देगा, आपको यहाँ पे दे सकता है, आपको क्या दे सकता है, तो इक्विलेटरल हाइपरबोला दे सकता है ना, जिसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिया जा सकता है और आपसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन इसी पे कोण नॉर्मल का जनरल कॉन्सेप्ट, जो उससे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, जो कि कोण नॉर्मल के बारे में कुछ भी जानकारी किसी को नहीं है, खाली इतना जान ले कि मैक्सिमम किस कर्व में कितना नॉर्मल एक पॉइंट से ड्रॉ किया जा सकता है, तो उससे उसको एक क्वेश्चन निकाल लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जानकारी हुआ होगा। अब हम लोग है कि रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है हम लोग को नॉर्मल से, तो वो हम लोग देखते हैं ना। तो देखिए क्या निकल के आता है। सबसे पहले हम लोग ये चारों पॉइंट, जो इस चारों कोनॉर्मल पॉइंट्स है, इन चारों पॉइंट्स का हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है चारों पॉइंट का, मतलब किसी पॉइंट का a cos थीटा, b sin थीटा होता है, यही वाला a और यही वाला b है ना। तो इस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल θ1 लेते हैं, इसका θ2 लेते हैं, इसका θ3 लेते हैं, इसका θ4 लेते हैं, ठीक है, इन चारों पॉइंट्स का। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, a cos θ1, b sin θ1, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, a cos θ2, b sin θ2, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, a cos θ3, b sin θ3, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट D, a cos θ4, b sin θ4। ये 4 पॉइंट आपका आ गया। अब हम लोग जो रिजल्ट आएगा, जैसे पैराबोला में आपको पता है, जब हम लोग रिजल्ट निकालते थे तो आपका एक इक्वेशन निकल के आ जा रहा था, और वो इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन आ रहा था। और क्यूबिक इक्वेशन का क्या नियम होता है कि मैक्सिमम 3 रूट आएगा। तो इसमें हम लोग का जो कोनॉर्मल्स का, जो इस कोनॉर्मल से हम लोग जो निकालेंगे और जो इक्वेशन निकल के आएगा, उसमें जो हम लोग को 4 डिग्री का इक्वेशन चाहिए। अगर 4 डिग्री का इक्वेशन आया तभी 4 नॉर्मल ड्रॉ हो सकता है, तभी उसमें 4 रूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए हम लोग को 4 नॉर्मल का जरूरत पड़ेगा। तो इक्वेशन को हम लोग निकालते हैं कैसे, हम लोग इसी नॉर्मल का इक्वेशन से हम लोग कोनॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे, और कैसे 4 रूट आता है उसको अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं निकालना। तो निकालने से पहले आपको है कि नॉर्मल का इक्वेशन का जानकारी होना चाहिए कि ये 4 नॉर्मल है, 4 नॉर्मल, तो चारों नॉर्मल को एक साथ इक्वेशन लिख देते हैं कंबाइन करके। क्या होता है, ax sec थीटा, ये नॉर्मल तो आपको पढ़ाए हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही नॉर्मल का इक्वेशन होता है, यही ना होता है। अब यही चारों नॉर्मल अगर यही है और ये थीटा जनरल फॉर्म में लिखे, क्योंकि चारों पॉइंट θ1, θ2, θ3, θ4 चारों के इसेंट्रिक एंगल अलग अलग है, तो 4 तो हम लिखेंगे नहीं, कंबाइन करके हम एक में लिखे हैं। तो अब देखिए चारों कहाँ से पार हो रहा है, h, k से। तो ये h, k ये चारों लाइन में लाई कर रहा है, तो h, k इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हाँ करेगा, तो करवा दीजिए। तब का आएगा ah sec थीटा माइनस bk cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए इसको लिखेंगे ah, सेक नीचे जाएगा तो cos थीटा माइनस bk, कोसेक नीचे जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या जानते हैं, यहाँ पे बड़ा मुद्दा है cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा, कॉन्सेप्ट का नाम है डी मोवियर थ्योरम, ठीक है। तो डी मोवियर थ्योरम थोड़ा सा आपको हम पढ़ाएंगे, जब चैप्टर उसका पढ़ाएंगे तब तो आपको पढ़ाने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा डी मोवियर थ्योरम का, आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। एक कोई वैल्यू है e पावर आयोटा थीटा, ठीक है, e का पावर आयोटा थीटा, इसको हम लोग z से डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, z से। और e पावर आयोटा थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इसको हम लोग z लिखे, ठीक है। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा
इसको ई पावर आयोटा थीटा को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये डी मोवियर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। आपको अगर नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हम जब पढ़ाएंगे डी मोवियर थ्योरम तो आपको पढ़ाने वाले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट आप याद कर लें अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है, बाकी हम आगे पढ़ा देंगे। तो ई पावर आयोटा थीटा का वैल्यू जेड हुआ, और यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ई पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1/z होगा। तो 1/z होगा तो ये ई पावर माइनस आयोटा थीटा होता है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/z। बोल दिए, घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशन आ गया आपका। अब एक बार दोनों को ऐड कीजिए, दोनों इक्वेशन को जैसे ऐड कीजिएगा ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू z प्लस 1/z। अब यहाँ से हम देखेंगे तो निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा z² प्लस 1/z, और cos थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा क्या, तो z² प्लस 1/2z। यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकल के आ गया हम लोग को, जो कि हम लोग वहाँ पुट करना है, जो हम लोग को यहाँ पे आया हुआ है इसको वहाँ पुट करना। हम लोग sin थीटा का भी वैल्यू निकालेंगे, कैसे आएगा देखिए। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐड किए तो क्या आ गया, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे cos थीटा कट जाएगा, और ये 2 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, और z माइनस 1/z हो जाएगा, और ये क्या निकल के आएगा z² माइनस 1/z। तो हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा भाई साहब, z² माइनस 1/2 आयोटा, ओह 2 आयोटा z है ना, 2 आयोटा z। ये हम लोग को निकल के आ गया साइन थीटा का वैल्यू, है ना। तो ये साइन थीटा का वैल्यू और ये cos थीटा का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, हम लोग यहाँ पुट करेंगे। हम फिर बता दिए, उसको जरूरत नहीं है आपको घबराने की, आपको जब पढ़ाएंगे डी मोवियर थ्योरम आपको समझ में आ जाएगा। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे, उसके बाद डी मोवियर पढ़ाएंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो दोनों cos थीटा और साइन थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो पुट कर दीजिए, आपको क्या निकल के आ जाएगा देखिए, AH, और cos थीटा का वैल्यू हम लोग क्या है, z² प्लस 1/2z, और माइनस BK, और साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया भाई हम लोग का, z² माइनस 1/2 आयोटा z इज इक्वल टू A² माइनस B²। अब यहाँ पे हम लोग देखिए क्या लिखते हैं, अब ये 2z चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2AHz अपॉन z² प्लस 1 माइनस ये ऊपर चल जाएगा तो 2 आयोटा BKZ, है ना, 2 आयोटा BKZ बाय z² माइनस 1 इज इक्वल टू A² माइनस B²। यहाँ तक हमको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग को क्या निकलेगा देखिए, अब हम लोग को क्या निकलेगा, आगे बढ़ते हैं। ये तो वैल्यू हम लोग को मिल गया, इसलिए अब इसका जरूरत कहीं नहीं है हमको, खाली बस हमको क्या निकल के आपको हम आइडिया दिए आपको कि z का वैल्यू जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। z हम लोग क्या माने हैं, e का पावर आयोटा थीटा, या तो फिर e पावर आयोटा थीटा जो है इसका वैल्यू z, ठीक है। इसको बस आप ध्यान में रखेंगे। ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है z का मतलब, यही लिख देते हैं हम, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू z। आयोटा का वैल्यू जानते हैं, √1 होता है, इसको बताने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अभी हम लोग यूज होगा, इसी के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, इन दोनों क्या करेंगे हम, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नीचे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, z² प्लस 1 z² माइनस 1। आप सोचेंगे इतना क्यों कर रहे हैं सर, क्यों कर रहे हैं, देखिए अभी क्या निकल के आ जाएगा। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे z² प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2AHZ z² माइनस 1, और बीच में माइनस आपका, और यहाँ का 2 आयोटा BKZ z² प्लस 1 इज इक्वल टू A² माइनस B², ठीक है। अब देखिए क्या निकल के आ जाता है, 2AHZ z² माइनस 1 माइनस 2 आयोटा BKZ z² प्लस 1 इज इक्वल टू, अभी देखिए ये आपका z, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, A² माइनस B² हो जाएगा। ये आपका z पावर 4 माइनस 1 इंटू A² माइनस B²। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसको जैसे सॉल्व कीजिएगा, अब आगे का थोड़ा सा ड्यूटी आपका रहा सॉल्व करने का। अब आप इसको जैसे सॉल्व कीजिएगा आपका क्या निकल के आ जाएगा, A² माइनस B² z का पावर 4 प्लस 2 आयोटा BK माइनस 2AH z³। और इसमें देखिए सेकंड वाला टर्म जो है ना, इसमें जो सेकंड वाला टर्म है, इसमें सेकंड वाला टर्म जो होता है z² वाला टर्म नहीं आता है। z² वाला टर्म कहीं आपका नहीं आएगा, लेकिन आपको ज़बरदस्ती z² वाला टर्म लेना पड़ेगा, ठीक है। 0 इंटू z² करके
लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि कंप्लीट इक्वेशन का जरूरत पड़ता है। आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं पैराबोला में, जब हम कोनॉर्मल पॉइंट्स पढ़ा रहे थे तो आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में थोड़ा सा आपको हम पढ़ा दिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो वहाँ से आप पहले एक बार देख लेंगे, और अगर आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन आता है तो फिर देखने की जरूरत नहीं, आपको समझ ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2 आयोटा बी के प्लस 2AH इंटू जेड माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जेड का पावर 4, इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आ जाएगा 4 पावर। देखिए ये 4 डिग्री का है टर्म, और यहाँ से देखिए 3 डिग्री वाला टर्म भी आ जाएगा, 3 डिग्री वाला भी टर्म आ जाएगा, है ना। इसे सॉल्व कीजिएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा। 1-2 स्टेप हम यहाँ पे जंप किए, आपको अब कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जेड का पावर 4 प्लस 2 आयोटा बी के माइनस 2AH जेड क्यू 0 जेड स्क्वायर, ये टर्म नहीं आएगा, आपको लिखना पड़ेगा 2 आयोटा बी के प्लस 2AH जेड और माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0। अभी देखिए 4 डिग्री का इक्वेशन नहीं है, ये 4 डिग्री का इक्वेशन है ना भाई, तो इसका कितना रूट आ सकता है? 4 रूट आ सकता है। तो बाई क्वाड्रेटिक है, तो बाई क्वाड्रेटिक किस में है? जेड में है, तो जेड का मतलब 4 वैल्यू, जेड का 4 वैल्यू आएगा। तो इसमें क्या क्या आएगा? इट्स रूट्स आर मान लेते हैं Z1 Z2 Z3 और Z4, 4 रूट आएगा। कितना आएगा? 4 रूट। और जेड का वैल्यू कितना? ई का पावर आयोटा थीटा, तो Z1 कितना हो जाएगा? ई का पावर आयोटा थीटा 1, Z2 कितना हो जाएगा? ई का पावर आयोटा थीटा 2, Z3 कितना हो जाएगा? ई का पावर आयोटा थीटा 3 और Z4 कितना हो जाएगा? ई का पावर आयोटा थीटा 4। ठीक है, ये 4 वैल्यू आ गया। अब ई का पावर आयोटा थीटा मतलब क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू जेड। अब देखिए क्या कीजिए, अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको लगेगा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, टेकन 2 एट ए टाइम कितना होता है, टेकन 3 एट ए टाइम क्या होता है, ये सब आपको थोड़ा सा आइडिया का जरूरत है। नहीं मालूम है, पैराबोला में ही जब कोनॉर्मल पढ़ा रहे तो वहाँ ये चीज़ आपको बता के रखे हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक बार हम लोग लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या लेते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब टेकन 4 एट ए टाइम। और टेकन 4 एट ए टाइम में क्या 4 बार बढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 ये वाला लेते हैं, वो भी पॉजिटिव में पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो Z1 Z2 Z3 Z4 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन ये बड़ा डिग्री वाला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा आपका, तो वैल्यू आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। और -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1 को ऐसा नहीं लिख सकते, आपको हमको लिखना कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो Z1 Z2 Z3 Z4 को हम डायरेक्ट लिखेंगे एक पर आयोटा थीटा 1, एक पर आयोटा थीटा 2, एक पर आयोटा थीटा 3, एक पर आयोटा थीटा 4 इज इक्वल टू -1 प्लस 0 आयोटा। नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिख दिए। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ई का पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू -1 प्लस 0 आयोटा। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए, अब ई का पावर आयोटा थीटा, ये पूरा बड़ा वाला थीटा एक आ गया है ना, तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई पर आयोटा थीटा ये वैल्यू होता है, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये सब आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। जब डिमोवियर और कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे तब आपको सारा चीज़ पढ़ाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी की जरूरत है। और ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में ब्रेक हो गया। अब देखिए रियल पार्ट को रियल वाले से इक्वेट कीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी वाले से इक्वेट कीजिए। ये आई वाला टर्म जो है आयोटा वाला इमेजिनरी है, और जिसमें इमेजिनरी वाला आयोटा वाला टर्म नहीं हो रियल है, तो रियल वाला कॉस वाला टर्म को -1 से इक्वेट कीजिएगा, और साइन वाला जो है इमेजिनरी वाला उसको 0 से इक्वेट कीजिएगा। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े ही होंगे, नहीं आइडिया तो, है ना। तो फिर नहीं आइडिया तो पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 इज इक्वल टू -1, और ये आपका साइन वाला टर्म कितना हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 इज इक्वल टू 0, है ना। दो आ गया। अब दोनों से क्या क्या निकल के आ जाएगा, देखिए कॉस का वैल्यू यहाँ पे -1 आ रहा है, साइन वाला का 0 आ रहा है। पहले एक बार इतना आप नोट कर ले, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 कंडीशन आया, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 इज इक्वल टू -1, और साइन थीटा 1 का मतलब सिग्मा थीटा 1 कितना है, 0 आया। ठीक, तो दोनों कंडीशन को यूज करके हम लोग थीटा 1 से लेकर थीटा 4 का अगर सम करेंगे तो क्या कंडीशन आता है। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि कॉस का वैल्यू -1 कहाँ पे आता है,
ये वाला पहले देखेंगे, कॉस का वैल्यू -1 कहाँ आता है, ये देखिए ये आपका कितना होगा, ये आपका 2 पाई होता है, 2n पाई होता है ये वाला, है ना। ये सब तो आप 11th में 10th में पढ़ चुके हैं, है ना। ये π/2 वाला टर्म है, और ये कितना पाई वाला है, और ये कितना 3π/2 वाला है, यही ना। ये 2n + 1 पाई होता है, ये सब का भी हमको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए cos थीटा का वैल्यू -1 कहाँ होता है, cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, और इसमें -1 होता है इस वाला जगह में, मतलब पाई का ऑड मल्टीपल में क्या होता है, -1 होता है। अब देखते हैं साइन वाला का, साइन का वैल्यू 0 कहाँ होता है, तो साइन का वैल्यू 0 एक इसमें होता है 2n पाई में, और एक इसमें भी होता है। लेकिन अब जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों वैल्यू का हमको कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस जगह पे सेटिस्फाई कर रहा है, इस जगह पे एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सिर्फ कॉस वाला सेटिस्फाई इसमें, साइन वाला सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे कॉस वाला सेटिस्फाई यहाँ नहीं कर रहा है। -1 यहाँ कॉस नहीं था, यहाँ पे 1 होता है कॉस का वैल्यू, तो 1 तो है ये नहीं है, यहाँ -1, और साइन का वैल्यू 0 है, तो इसमें भी होता है इसमें भी होता है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, 2n + 1 पाई पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे भाई साहब, देखिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सम, जब कॉस का वैल्यू -1 और साइन का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, तो θ1 + θ2 + θ3 + θ4, इसका वैल्यू क्या होगा, 2n + 1 पाई, ठीक। इसको आप बेहतरीन ढंग से याद रखेंगे, ये ऑप्शन में आपको दिख सकता है कहीं पर, और नहीं दिखे तो भी कोई बात नहीं। बहुत सारा एग्जाम अभी बैठेंगे आप लोग, TGT PGT का, आपको कहीं भी दिख सकता है आपको, है ना। तो ये जो θ1 + θ2 + θ3 + θ4 2n + 1 पाई होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक और कॉन्सेप्ट है, टेकन 2 एट ए टाइम। मतलब 2 एट ए टाइम मतलब क्या, कि 4 रूट आया है, तो इसमें हम लोग क्या निकाले, टेकन 4 एट ए टाइम, Z1 Z2 Z3 Z4। तो टेकन 2 का मतलब क्या, कि Z1 Z2 Z, पहले 4 है ना, Z1 Z2 Z3 Z4। तो क्या क्या हो सकता है, Z1 Z2 Z2 Z3 दो लेंगे, टेकन 2 है ना, Z1 Z3 फिर Z1 Z4, अब Z2 Z3 Z2 Z4 और Z3 Z4, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो टेकन 2 एट ए टाइम, तो टेकन 2 एट ए टाइम मतलब क्या होता है कि 2 बार बढ़ेंगे, तो 2 बार बढ़िए, 1 बार 2 बार, कितना आ रहा है 0, और 0 बटे ये वाला, मतलब 0 बटे a² - b², ये तो 0 ही हो जाएगा। तो टेकन 4 एट ए टाइम में क्या आता है आपका, 0 आता है, ठीक है। तो टेकन 4 को हम लोग डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा Z1 Z2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और सिग्मा Z1 Z2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका 0 आ गया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e⁻i⁻θ1 e⁻i⁻θ2 = 0। इस तरह से ये पूरा टर्म को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिग्मा Z1 Z2, ये आप पढ़े ही होंगे। यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपको निकल के क्या आ जाएगा, देखिए सिग्मा मतलब समेशन होता है ना, e⁻i⁻θ1 + θ2, इसका वैल्यू कितना हो गया भाई, इसका वैल्यू हो गया 0, ठीक है। तो अब देखिए सिग्मा, अब e⁻i⁻θ कितना होता है, cos θ + i sin θ, और 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 + i × 0, कोई दिक्कत नहीं। अब रियल वाला को रियल के साथ करेंगे और इमेजिनरी वाला को इमेजिनरी के साथ करेंगे। और ये सिग्मा दोनों में है, ध्यान में रखिएगा, है ना, पूरे में। तो इससे हम लोग को क्या निकल के आता है, एक और रिजल्ट आएगा कि सिग्मा ऑफ cos θ1 + θ2 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सिग्मा ऑफ sin θ1 + θ2, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हम क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए, ठीक। तो अब यहाँ पे 2 रिजल्ट आपका आ गया, इन दोनों रिजल्ट को फिर से रखेंगे याद, ठीक है। तो 3 रिजल्ट निकल के हम लोग को आया। पहला, सम ऑफ ऑल द इसेंट्रिक एंगल 2n + 1 पाई, सिग्मा ऑफ cos θ1 + θ2 का वैल्यू 0, सिग्मा ऑफ sin θ1 + θ2 का वैल्यू 0। दोनों 0 कैसे आएगा, रियल भी 0 इमेजिनरी भी 0, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, रियल को रियल के साथ इक्वेट करने पे आता है, ठीक है।
तो यहाँ तक अभी एक बार नोट करें। इसके बाद एक और रिजल्ट है जिसको हम लोग अभी देखते हैं। तो स्टूडेंट अब आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना है, वो है सिग्मा कॉन्सेप्ट। हमको जहाँ तक लग रहा है कि सारे बच्चों को सिग्मा का मतलब समझ में नहीं आता, खाली इतना जानता है इसका मतलब सम होता है, इसका यूज कैसे होता है आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। जैसे 4 वैल्यू है, आपको हम ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन इसका हम समझा देते हैं क्योंकि यूज होगा। जैसे 4 वैल्यू है x1 x2 x3 x4, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये 4 चीज़ें, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सिग्मा x1, ठीक है। मतलब पहला वाला टर्म के साथ अगर सिग्मा लगा दिए तो साथ में जितना टर्म है सभी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है यही, इसका मतलब यही होता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आना चाहिए। मतलब पहले वाला के साथ सिग्मा लगा दिए, आगे लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि सबको ऐड किया है, ठीक। अगर 4 टर्म है 4, अगर 5 है तो पाँचों को जोड़ा होगा, ठीक है। तो यही लिख देने से सारा हो जाता। अब देखिए जैसे दो को लिए x1 x2 x2 x3, अभी 3 लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, है ना। अभी 3 ले लेते हैं, लिखने में मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। x2 x3 है ना, x1 x2 प्लस x1 x3 प्लस x2 x3, और कुछ होता है और तो इसमें कुछ नहीं आएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा x1 x2, मतलब आगे का दो टर्म को एक साथ कंबाइन करके ऐड किया होगा, यही बात अंडरस्टूड है इसमें, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। 3 का अगर सम करेंगे तो सिग्मा लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम डायरेक्ट लिखें x1 x2 x3, अब इसके साथ कुछ ऐड करके दिखाइए, मल्टीपल 3 एक साथ ले तो कुछ नहीं आएगा, तो इसमें सिग्मा लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोग सिग्मा कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे जब हम लिखे सिग्मा cos θ1 प्लस θ2 = 0, इसका मतलब क्या हुआ आपको समझा देते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए आपको हम समझा दे रहे हैं। उसके बाद ये वाला रिजल्ट आपको बता देते हैं, जो है रिजल्ट आया है ना। तो जो सिग्मा cos θ1 प्लस θ2 = 0, क्योंकि 4 थीटा का 4 वैल्यू आपको पता है, तो 4 वैल्यू है थीटा का, तो जो लिखा है cos θ1 प्लस θ2 = 0 और cos θ1 प्लस sin θ1 प्लस θ2 = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसे लिखा हुआ सिग्मा θ1 प्लस θ2, इसका मतलब अब क्या हुआ, इसका मतलब 4 वैल्यू आपको पता है, θ1 θ2 θ3 और θ4, 4 वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए कि θ1 प्लस θ2 प्लस ये एक साथ हो गया प्लस θ1 प्लस θ3 θ1 प्लस θ4, सबको एक दूसरे के साथ एक एक करके कंबाइन करके जोड़ा है, ठीक है। ब्रैकेट नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सारा में सम है ना। प्लस ये अब 1 4 हो गया, θ2 प्लस θ3 प्लस θ2 प्लस θ4 θ3 प्लस θ4, और इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, है ना। दो को लेंगे, अगर 4 रहेगा तो 6 ही आएगा सम करके, है ना। ये हो गया ये सिग्मा θ1 प्लस θ2 का वैल्यू बराबर, है ना। यहाँ पे कॉस लगा हुआ है, सब में कॉस लगा दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कॉस लगेगा। अब अलग से अब लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा cos θ1 प्लस θ2 का मतलब क्या हुआ भाई साहब, इसका मतलब यही हुआ कि cos θ1 प्लस θ2 क्या हुआ, cos θ1 प्लस θ2 प्लस cos θ1 प्लस θ3 प्लस cos θ1 प्लस θ4। ये तो बहुत बच्चों को मालूम होगा, बहुत बच्चों को नहीं भी मालूम होगा क्या लिख रहे हैं, है ना। तो समझा ही दिए क्या लिख रहे हैं। cos θ2 प्लस θ4 cos θ3 प्लस θ4, 6 हो गया, 1 2 3 4 5, हाँ। तो ये हो गया सिग्मा cos θ1 प्लस θ2 का मतलब। तो साइन वाला में उसी तरह होगा। तो एक रिजल्ट, 2 रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट और ये चौथा रिजल्ट, इसको भी याद रखेंगे। साइन θ1 प्लस θ2 प्लस साइन θ1 प्लस θ3 प्लस साइन θ2 प्लस θ3 = 0। इसके साथ सिग्मा नहीं लगा सकते कि सारा थीटा का वैल्यू इसमें नहीं दिख रहा, तो कहीं सिग्मा यूज नहीं किए, डायरेक्टली लिखे, है ना। इसमें साइन 4 वाला θ4 वाला भी यूज होता कहीं पर, और 6 टर्म रहता तब हम उसको डायरेक्ट सिग्मा ये वाला वैल्यू लिख सकते थे, ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो 4 रिजल्ट आए, चारों रिजल्ट को कोनॉर्मल्स में आप याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आपको ये चारों कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, है ना।
आप इसको पढ़ेंगे। इसका बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बनता है, लेकिन इसका थ्योरी से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है। और इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो क्वेश्चन है उसको हम प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड करा चुके हैं। जो बच्चे नोट्स परचेज किए हैं उनको जो इसका क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा चुके हैं। जो नोट्स लिए, नोट्स में ही बहुत सारा इसका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, है ना। तो वहाँ से आप देखें। अब हम लोग, है ना, आज के लिए यहीं पे रखते हैं और डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। हम लोग जो इसका लास्ट लेक्चर होगा एलिप्स का, जो पेयर ऑफ टेंजेंट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट है, उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।